स्टूडेंट्स, आई एम मीनाक्षी बयानी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 11th का जो प्रोविजंस एंड रिजर्व्स वाला चैप्टर है उसका एक्सप्लेनेशन दूंगी। थोड़ा बहुत नोट्स के फॉर्म में आपके लिए रखा है। एक तरह से समझिए आपकी समरी है और आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इससे आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी रहेगी और इसके अकॉर्डिंग जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी उससे आपको और भी ज्यादा हेल्प मिलेगा और भी ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। तो सबसे पहली चीज आप ये समझो कि प्रोविजंस एंड रिजर्व्स होते क्या हैं। बेसिकली क्या होता है ना कि कोई भी बिजनेस होता है उसमें अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस वगैरह आ सकती हैं। कभी भी ऐसा हो सकता है कि बिजनेस के पास पैसा ना हो तो फिर वो कैसे मीट करेगी। तो फॉर दैट केस कुछ पोर्शन जो होता है प्रॉफिट का, सम पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट इट शुड बी केप्ट असाइड इन द बिजनेस, ताकि वो अपनी नोन और अननोन लाइबिलिटीज को मीट कर सके। नोन एज वेल एज अननोन, एज यू कैन सी दे कैन मीट दीज अननोन एंड अननोन लाइबिलिटीज इन फ्यूचर। और ये वो कैसे करते हैं? बाय मेकिंग प्रोविजंस एंड क्रिएटिंग रिजर्व्स। हाउ आर दे डूइंग दिस? बाय मेकिंग प्रोविजंस एंड बाय क्रिएटिंग रिजर्व्स आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। करंट ईयर के प्रॉफिट से वो लोग ये पैसा निकाल के किनारे रख देते हैं, ठीक है, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के टाइम पे। अब प्रोविजंस क्या चीज होती है? जो अमाउंट विच इज रिटन ऑफ और रिटेन्ड बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, रिन्यूअल और डिमिनिशन ऑफ द एसेट्स, यानी कि एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस कर देना या डेप्रिसिएशन जो होता है। आप देखो मशीन डेप्रिसिएशन हम शो करते हैं तो क्या वो एक्चुअली डेप्रिशिएट भी करती हैं? नहीं ना, हमको दिखती थोड़ी ना डेप्रिसिएशन होते हुए, बट वी कीप असाइड दैट सम सो दैट इन फ्यूचर डेट जब हमें नया असेट खरीदना हो तो एटलीस्ट हमारे पास वो पैसा हो, एक कंपनी के पास पैसा हो कि वो नई मशीन अपनी खरीद सके। बिकॉज यू नो द वैल्यू ऑफ मशीन्स इज मच हाई। अगर उसके पास एक्स्ट्रा कैश नहीं है तो वो कैसे नई मशीन परचेज कर पाएगा? इतना सारा रुपया एक साथ कैसे लगाएगा? सो फॉर दैट केस वो क्या करते हैं, कुछ मनी जो होता है उसको असाइड रख देते हैं एंड बाद में उससे परचेज कर देते हैं एसेट्स, ठीक, रिन्यूअल्स के फॉर्म में, ठीक है, नई मशीनरी रिन्यू करने के लिए, या डिमिन्यूशन मतलब कि कोई भी एसेट की वैल्यू को रिड्यूस दिखाना। और दूसरा जो अमाउंट होता है दैट इज रिटेन्ड बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर एनी नोन लायबिलिटी ऑफ विच अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सब्सटैंशियल एक्यूरेसी। कोई भी लाइबिलिटी मुझे पता है वो एग्जिस्ट करेगी, बट कितनी एग्जिस्ट करेगी मुझे नहीं पता, तो उसका पैसा जो हम प्रोविजन के नाम से क्रिएट करके और किनारे कर देते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, आपके इतने सारे डेटा होते हैं उसमें से कितने होंगे जो फाइनली कई बार ऐसा होता है जो पैसे नहीं लौटाते हैं आपके, तो रिस्क लेने से अच्छा है एक प्रोविजन क्रिएट कर दो ताकि हमारी जो बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो ऑल ऑफ अ सडन ना हिले। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट जो होता है हमेशा हम प्रोविजन के तौर पे उसको रख देते हैं, या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो ये सब हम अलग कर देते हैं, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ असेट्स। देन प्रोविजन जो होता है रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स का, टैक्स हमें भरना ही है उसका प्रोविजन क्रिएट कर दो तो एक साथ बहुत सारा टैक्स नहीं भरना पड़ता। मशीनें हैं, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो इसके लिए एक प्रोविजन बनाया, उसके पैसे को किनारे रख दिया। तो ये लोग ऐसा करते हैं। तो हमारा इनका जो फीचर्स है, हम क्या कहेंगे, सबसे पहली बात, किसी भी नॉन लाइबिलिटी को मीट करने के लिए ही प्रोविजंस बनाए जाते हैं, माइंड इट, नॉन लाइबिलिटी के लिए बनाए जाते हैं। और जो लाइबिलिटी हमें पता है बट जो अमाउंट होता है ऐसी लाइबिलिटी का वो हमें नहीं पता होता, तो हम एक पर्टिकुलर पैसा जो होता है लगभग हर साल के एस्टिमेशन के हिसाब से उसको हम निकाल के रख देते हैं। एंड प्रोविजन जो होता है हमेशा प्रॉफिट्स का एक चार्ज होता है जिससे कि प्रॉफिट्स रिड्यूस्ड शो होते हैं, ठीक है। पर्पस क्या होता है? ताकि ट्रू नेट प्रॉफिट जो है वो असरटेन हो सके बिजनेस के अंदर में। ट्रू नेट प्रॉफिट क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने ये खर्चे नहीं निकाले, ये तो अगर करेंगे ही करेंगे, तो इन दैट केस आपके जो नेट प्रॉफिट शो हो रहे हैं वो ज्यादा शो हो रहे हैं, आपने इन खर्चों को कंसिडर नहीं किया है। फिर फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है वो सही फाइनेंशियल पोजीशन हमें दिखाई देती है, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन असरटेन करने के लिए। तो बैलेंस शीट जो होती है वो ट्रू एंड फेयर पोजीशन दिखाएगी। नेक्स्ट है आपके नोन लॉसेस जो है, जो फ्यूचर में आपके लॉसेस होने वाले हैं और उसके लिए जो आपको फंड्स चाहिएंगे, तो आप उसको पहले ही नियर फ्यूचर के खर्चों को मान के चल रहे हो, आप उनको एक्सपेक्ट करके चल रहे हो। एंड एज सच इनके जो प्रोविजंस होते हैं दे आर मेड ताकि वो आपको फंड्स प्रोवाइड करने में, आपकी जो लॉसेज हैं उनको मीट करने में हेल्प कर सके। और ये जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होता है जैसे कि रिपेयर्स के लिए, रिन्यूअल्स के लिए, डैमेजेस के लिए, तो ये तो हमको हमेशा भरते रहना पड़ता है। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जैसे अगर मशीन है, आप मान के चल रहे हो भी 10 साल तक आपकी मशीन की एस्टिमेटेड लाइफ है और टोटल अमाउंट ऑफ रिपेयर जो है आप मान के चल रहे हो कि लगभग 10,000 पूरे उसके लाइफ स्पैन में लगेगा।
ठीक है, तो आप इसको प्रोविजन फॉर रिपेयर्स अकाउंट में डाल देते हो। ठीक, तो आप क्या करते हो कि हर साल 1000 रुपये उसको डेबिट कर देते हो, मतलब खर्चे में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर देते हो। इसके पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताया था, तो आपको ये चीज़ पता है कि हम उसके अंदर में क्या करते हैं। ठीक है, तो हम ये काम करते हैं इसके अंदर में। नेक्स्ट होते हैं हमारे रिजर्व। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, इसी डेफिनेशन से हमारा निकल जाता है कि हम नॉन लायबिलिटी के लिए करते हैं, नेट प्रॉफिट असरटेन करने के लिए करते हैं, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए करते हैं, और फ्यूचर के लॉसेस को एस्टिमेट करके चलते हैं, और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस के लिए हम ये काम करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे रिजर्व। The amount set aside out of profits and other surpluses which are not remarked, minded, जो हमें नहीं पते होते हैं, हमें यहाँ पे ये पता नहीं होता, they are not earmarked in any way कि हमारा जो पर्टिकुलर लाइबिलिटी है वो कब अकर करेगा, कैसे अकर करेगा, कि वो किस डेट ऑफ बैलेंस शीट को एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल हम जनरल रिजर्व बनाते हैं, कैपिटल रिजर्व बनाते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाते हैं, तो इस टाइप के रिजर्व हम बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का रिजर्व बनाते हैं, वर्कमेंस कंपनसेशन फंड, रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये सारे हम रिजर्व क्रिएट करते हैं। तो ये हमारी अननोन लाइबिलिटी होती है विच कैन एग्जिस्ट इन बिजनेस, जो कि हो सकती है, तो उसके लिए हम कुछ पैसे जो अलग कर देते हैं वो होते हैं इसके अंदर में। फाइन, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे आर ऑल्सो क्रिएटेड आउट ऑफ नेट प्रॉफिट्स या डिविजिबल प्रॉफिट्स से, एंड रिजर्व जो होते हैं वो रिटेन्ड अर्निंग्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को हम उनका नाम दे सकते हैं कि दे आर रिटेन्ड अर्निंग्स और दे आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। क्रिएशन ऑफ रिजर्व जो है इट इज़ नॉट अ लीगल नेसेसिटी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम उसे बनाएं, वॉलेंटरली क्रिएट करते हैं ताकि बिजनेस की पोजीशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके, फाइनेंशियल पोजीशन हमारी अच्छी स्ट्रांग हो सके। एंड ये किसी नोन लाइबिलिटी के लिए नहीं होता, या डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स के लिए नहीं होता, या अननोन लाइबिलिटी जो कि लॉसेस हमें फ्यूचर में हो सकते हैं, ऐसे लाइबिलिटीज एंड ऐसे लॉसेस को मीट करने के लिए होता है। और रिजर्व जो होते हैं ये अक्यूमुलेटेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के नाम से भी हम इनको कह सकते हैं, दे आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज दैट, एंड एज सच ये प्रोप्राइटर के लिए ही होते हैं। जस्ट जैसे कैपिटल प्रोप्राइटर का होता है वैसे ये जनरल रिजर्व जो होता है, ये जो रिजर्व्स होते हैं ये भी प्रोप्राइटर के ही होते हैं। फाइन, क्या पर्पस होता है? अनफोर्सीन लायबिलिटीज को मीट करना हमारे लिए इजी हो जाता है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होती है, इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड हो सकता है, क्योंकि कई बार नहीं होता। इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड का एक मीनिंग आपको बताती हूँ, क्या होता है ना कि कोई भी कंपनी है तो उसको अपना डिविडेंड लगभग इक्वल रखना पड़ता है, और क्योंकि नहीं तो क्या, जैसे लोगों को आउटसाइडर्स को ये नहीं पता चलना चाहिए कि व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन बेसिकली ऑफ द कंपनी। अगर आपकी कंपनी लॉस में जा रही है फिर भी आप उतना ही डिविडेंड दो ताकि आपकी मार्केट में आपके शेयर्स की वैल्यू गिर ना जाए। ठीक है, अपनी पोजीशन को स्ट्रांग दिखाने के लिए आप उतना ही डिविडेंड पे करते हो, तो वो पैसा लाओगे कहाँ से? वो इस रिजर्व में से हम उनको दे देते हैं। 2 साल 3 साल तो हम इससे मैनेज कर सकते हैं, अगर उसके बाद भी जा रहा है देन यू हैव टू थिंक अबाउट रनिंग दिस बिजनेस। ठीक, तो ये होता है इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड। फिर उसके बाद कोई स्पेसिफिक लायबिलिटी है उसको मीट करने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आपका ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रोविजन एंड रिजर्व्स का डिफरेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है, आप इसे कर लेना, आपको ये समझ में आएगा। इसके बेसिस पे आप अपने आप बता सकते हो उनका मीनिंग का डिफरेंस, नेसेसिटी क्यों जरूरी है एक नॉन लायबिलिटी के लिए, नॉन लायबिलिटी के लिए क्या ऑब्जेक्टिव होता है, डेप्रिसिएशन वगैरह के एग्जांपल्स दे सकते हो, क्या मोड ऑफ क्रिएशन होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करके आप निकालते हो प्रोविजंस को, और रिजर्व्स को आप क्या करते हो बैलेंस शीट में शो करते हो। ये जो रिजर्व्स होते हैं ये आप आउटसाइड द बिजनेस इन्वेस्ट कर सकते हो, प्रोविजंस को आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं, आप उसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आपको ये बताती हूँ टाइप्स ऑफ रिजर्व्स के बारे में। देखिए टाइप्स ऑफ रिजर्व कितने होते हैं, रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व, ये 2 तरह के हमारे रिजर्व होते हैं। जो रेवेन्यू रिजर्व होता है ये बेसिकली डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस को मीट करने के लिए होता है। ठीक है, और ये फिर 2 तरह का होता है, रेवेन्यू रिजर्व, जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व जो होता है अनफोर्सीन अनसर्टेनिटीज को मीट करने के लिए होता है, मेरा स्पेसिफिक रिजर्व कोई एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम बनाते हैं। जनरल रिजर्व जो होता है आप जैसे मान लीजिए कोई भी अनफोर्सीन लॉसेज है या फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस को आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, या आप बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हो, या आप डिविडेंड को इक्वलाइज करना चाहते हो, तो आप किसी भी जनरल पर्पस के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। और स्पेसिफिक रिजर्व जैसे डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, तो ये नाम स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि ये डिविडेंड को इक्वलाइज करने के लिए ही हम इसे यूज करेंगे। या रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, ये हमें क्या बताता है कि हमें जब एसेट्स रिप्लेस करने होंगे उस समय हम इस रिजर्व को यूज करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अगर इन्वेस्टमेंट आपने मार्केट में की है, क्योंकि आपके पास जितना जनरल रिजर्व का पैसा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो उसको, तो वो पैसे में अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं तो उसको इक्वलाइज करने के लिए आप इस पैसे को यूज़ कर सकते हो, वर्कमैन के कंपनसेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पर्पसेस के लिए ही बनते हैं, जिस नाम का फंड है वो उसी काम में ही आता है। ठीक है,
नेक्स्ट होता है आपका कैपिटल रिजर्व, जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये सब इसके एग्जांपल बता रही हूँ आपको। या जैसे प्रॉफिट ऑन परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस को जो आप खरीदते हो तो उससे जो आपको प्रॉफिट्स होते हैं, या रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज के टाइम पे जो आपको प्रॉफिट होता है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स करने के टाइम पे डिस्काउंट पे अगर रिडीम करते तो आपको प्रॉफिट होता है। तो इस टाइप के जो प्रॉफिट्स होते हैं उसको हम कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। जितने भी कैपिटल प्रॉफिट्स मैंने अभी बताए आपको लगभग, ये सारे कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं और ये हम इसको एज अ कैपिटल रिजर्व ट्रीट करते हैं। जितना भी कैपिटल रिजर्व होता है वो कैपिटल, देखो कहाँ हम उसको यूज कर सकते हैं, दे आर यूज टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस एंड फॉर द इश्यू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर। सिर्फ ये दो पर्पज के लिए बेसिकली हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स जो है, आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी मस्ट नॉट प्रोहिबिट सच डिविडेंड, इस टाइप का डिविडेंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी ना प्रोहिबिट करे, ठीक। मैंने कुछ कैपिटल रिजर्व जो होते हैं आप यूटिलाइज कर सकते हो किसी पर्पज के लिए, बस उसमें आपकी जो कंपनी की जो क्लॉजेस होते हैं उसके अंदर में ये चीज लिखी होनी चाहिए। सो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो डिफरेंसेस, एक तो प्रोविजन एंड रिजर्व का डिफरेंस जो मैंने आपसे कहा था, और एक कैपिटल रेवेन्यू रिजर्व का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इनको बहुत थॉरली करना। एक और तरह का रिजर्व होता है, उसको हम कहते हैं सीक्रेट रिजर्व। देखिए मैंने यहाँ पे नाम लिखा है सिर्फ इसका, और मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि भाई सीक्रेट रिजर्व क्या होता है, ठीक है। तो सीक्रेट रिजर्व का नाम आपको दिख रहा होगा। सीक्रेट रिजर्व जो होता है ये बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं होता, ठीक है। वी डू नॉट डिस्क्लोज इट इन द बैलेंस शीट। ये जो रिजर्व्स होते हैं ये क्रिएट होते हैं जब हम प्रॉफिट्स को बहुत कम शो करते हैं, जो हमें हुए हैं उसके कंपैरिजन में हम बहुत कम शो करते हैं, और असेट्स को जितने की वैल्यू है उससे हम बहुत कम फिगर्स पे शो करते हैं, लायबिलिटीज को हम ज़्यादा शो करेंगे। तो ऑब्वियसली हमारा जो प्रॉफिट है ये सब चीज़ें कम दिखाई देंगी, तो बाकी का पैसा कहाँ गया, वो एज अ सीक्रेट रिजर्व बिजनेस में हमने उसे छुपा दिया है, ताकि जब हमें लगे तो हम उसे यूज़ कर सकें। कहाँ कहाँ सीक्रेट रिजर्व्स कैसे क्रिएट कर सकते हो, जरूरत से ज़्यादा डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करके दिखाओ, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे एडिशन टू एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब में यूज करो। रेवेन्यू रिसिप्ट एज अ कैपिटल रिसिप्ट को, रेवेन्यू रिसिप्ट को कैपिटल रिसिप्ट की तरह ट्रीट करो, ठीक है। ट्रीटिंग अ रेवेन्यू रिसिप्ट एज अ कैपिटल रिसिप्ट, जैसे रेंट रिसीव्ड हुआ आप उसको बिल्डिंग अकाउंट में डाल दो, ठीक है, तो वो पैसा कहाँ जाएगा, बिल्डिंग में ही जुड़ जाएगा। वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स करो, ओवर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटीज करो। एनुअल एसेट्स को कॉन्टिजेंट एसेट की तरह हम शो करते हैं, कंटिजेंट लाइबिलिटीज को एक्चुअल लाइबिलिटीज की तरह शो करना, सेल्स को सप्रेस करना, ठीक है, एक्सेसिव एंड अननेसेसरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना। तो इन सब तरीके से जब हम करते हैं तो हमारे सीक्रेट रिजर्व्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक, और उनको हम यूज करते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए। सो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू यू, आपको चैप्टर समझ में आया होगा। एडवांटेजेस आपको सीक्रेट रिजर्व के जरूर बता देती हूँ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है, अनफोर्सीन लॉसेस को आप यूज कर सकते हो, डिविडेंड को रेगुलरली पे कर सकते हो, कॉम्पिटिशन अवॉइड किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस ये होते हैं, जबरदस्ती हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अनफेयर दिखाई देते हैं, दे आर नॉट ट्रू पोजीशन, तो ये गलत चीज़ होती है। शेयर होल्डर्स को लॉसेस होते हैं क्योंकि हमने ये पैसे दबा लिए, तो ये पैसे एज अ डिविडेंड हम शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, लेकिन हमने उनको दिखाए नहीं, तो हम उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो हम धक्के से उनको धोखा दे रहे हैं ना, जबरदस्ती उनको धोखा दे रहे हैं। फिर हम मैनेजमेंट जो है इस पैसे को मिसयूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दिखाई तो दे नहीं रहे किसने कहाँ गबन किया, आप उसके ऊपर क्लेम भी नहीं कर सकते हो। एंड ये जो मिसडीड्स होते हैं मैनेजमेंट को, ये एक तरह से उनको छुपाने के लिए बहुत अच्छा तरीका मिल जाता है सीक्रेट रिजर्व वाला। फाइन, सो आई थिंक ये चैप्टर पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन केस कोई भी क्वेश्चन है जो आपको, जिसका आंसर आपको नहीं आता, कोई भी ऐसी क्वेरी है जो आपको नहीं आई, कोई भी ऐसा पार्ट है जो आपको नहीं समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बता दो, मैं आपके क्वेरीज ले लूँगी, आपको सॉल्व करके ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब दबाइए, वो रेड बटन, बगल में घंटे वाला बेल आइकन सब दबाइएगा, ताकि जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा आपको पता चल जाएगा। ओके देन, गुड बाय फॉर टुडे।